आप देख रहे हैं द नेशन शो, एक ऐसा शो जहां हम आपको देश और दुनिया की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताते हैं। मैं हूं रवि पांडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। दिल्ली शराब नीति पर गिरे सवाल, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बैठक में तय होगी जवाबदेही की दिशा। क्या है ये पूरा मामला, आइए विस्तार से जानते हैं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शुक्रवार सुबह 11 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, जिसमें हाल ही में गठित पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीएसी और सार्वजनिक उपक्रमों की समिति के चेयरपर्सन और सदस्य हिस्सा लेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्ट्स की जांच करना और इसकी प्रक्रिया को सुनिश्चित करना है। आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद अब तक विधानसभा में सीएजी की 8 रिपोर्ट पेश हो चुकी हैं। इन रिपोर्ट्स में विभिन्न विभागों में क्या क्या पैसे से संबंधित लेन देन में हेरफेर हुई है, इसका खुलासा किया गया, जिसमें दिल्ली सरकार की शराब नीति पर भी सवाल खड़े किए गए। यह वही मामला है जिसमें पहले से ही ईडी और सीबीआई जांच कर रही है। और अब सवाल यह उठता है कि क्या सीएजी की रिपोर्ट के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? और यदि ऐसा होता है तो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को इसका भुगतान कैसे करना होगा? आपको बता दें, इस मामले पर जांच की जिम्मेदारी विधानसभा की लोक लेखा समिति को दी गई और भाजपा विधायक अजय महावर को इसकी कमान दी गई थी। अब इन समितियों के जरिए सीएजी रिपोर्टों की गहराई से जांच की जाएगी और संबंधित विभागों से जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया शुरू होगी। जांच की समय सीमा सिर्फ 3 महीने तय की गई है। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे अमित शाह का स्टालिन सरकार पर तीखा हमला। राइजिंग भारत समिति 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु की स्टालिन सरकार को सीधे निशाने पर लेते हुए परिसीमन के मुद्दे को लेकर उठे विवाद पर अपनी स्थिति साफ की। शाह ने कहा कि डीएमके नॉर्थ बनाम साउथ का नैरेटिव गढ़कर अपने ही भ्रष्टाचार और विफलताओं से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, फिलहाल केंद्र की तरफ से कोई परिसीमन आयोग गठित नहीं किया गया, ना ही कोई कानून प्रक्रिया शुरू हुई है। तो सिर्फ सवाल उठता है कि डीएमके इतना हल्ला क्यों मचा रहा है? क्या डीएमके जानबूझ के ये हल्ला बोल रहा है? शाह ने सीधा इशारा करते हुए कहा कि तमिलनाडु की डीएमके सरकार भ्रष्टाचार और परिवारवाद जैसे गंभीर आरोपों से भाग रही है और परिसीमन को ढाल बनाकर जनता को भ्रमित कर रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने हाल ही में कहा था कि परिसीमन के जरिए दक्षिण भारत की सीटें घटाई जा सकती हैं और इससे तमिलनाडु की आवाज संसद में कमजोर होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की थी। क्या वाकई दक्षिण की आवाज दबाई जा रही है? ये सवाल सामने आता है। शाह ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, परिसीमन प्रक्रिया कानूनन तय होती है, संसद में प्रस्ताव आएगा, बहस होगी, समिति जाएगी और फिर निर्णय लिया जाएगा। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। आपको बता दें कि शाह के बयान ने इस बहस को और तेज कर दिया। अब इसका फैसला जनता पर है कि असल मुद्दा क्या है, इस पर ध्यान दें। अब हम बात करेंगे कि किस तरह भारत ने बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट सुविधा बंद कर दी है और इससे बांग्लादेश को क्या नुकसान होने वाला है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा को वापस ले लिया है, जिससे बांग्लादेश के निर्यातकों को जैसे घरेलू बंदरगाहों से भेजना होगा। विशेषज्ञों के अनुसार बांग्लादेश को अपने यहाँ से निर्यात करने में भारत की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक खर्च करना पड़ेगा। भारत ने बांग्लादेश को यह सुविधा जून 2020 से दे रखी थी। यह सुविधा बांग्लादेश को वर्ल्ड मार्केट में आसान एंट्री देता था, जिससे बांग्लादेशी निर्यातकों को कोलकाता और दिल्ली जैसे भारतीय बंदरगाहों का उपयोग करने का अवसर मिला। लेकिन इसके बाद फरवरी 2024 में भारतीय परिधान निर्यात संवर्धन परिषद यानी एईपीसी ने सरकार से आग्रह किया कि बांग्लादेशी निर्यात माल से दिल्ली में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के माध्यम से ट्रांसशिपमेंट को निलंबित किया जाए, यानी कि रोक दिया जाए, जिससे बांग्लादेशी निर्यातकों को कोलकाता और दिल्ली जैसे भारतीय बंदरगाहों का उपयोग करने का अवसर मिला। इस सुविधा की वजह से भारत के हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर भीड़ बढ़ती जा रही थी और इन जगह पर कंटेनरों की तादाद बढ़ जाने के कारण भारत निर्यात प्रभावित हो रहा था। इसके साथ ही आपको बता दें कि बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में चिकन नेक और बंगाल की खाड़ी के संदर्भ में कुछ बयान दिए। यह बयान कुछ इस प्रकार था, भारत के पूर्वी हिस्से जिन्हें सेवन सिस्टर कहा जाता है, ये भारत के लैंड लॉक क्षेत्र हैं।
समंदर तक उनकी पहुंच का कोई रास्ता नहीं है। इसी पूरे क्षेत्र के समंदर के एकमात्र गार्जियन हम हैं। यूनूस के इस बयान पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि ऐसे भड़काऊ बयानों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। इसी के परिणाम स्वरूप भारत ने ट्रांसशिपमेंट सुविधा को वापस लेने का निर्णय लिया। आपको बता दें कि इससे बांग्लादेश पर काफी प्रभाव पड़ेगा। बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट्स निर्यातकों को विशेष रूप से प्रभावित होने की संभावना है, क्योंकि उन्हें अब अपने माल को घरेलू बंदरगाहों से भेजना होगा, जिससे उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसके अलावा नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी देशों के साथ व्यापार भी प्रभावित हो सकता है और बांग्लादेश को काफी नुकसान हो सकता है। अनुमान है कि भारत की तुलना में बांग्लादेश को अब 3 गुना अधिक लागत उठानी पड़ेगी। आपको बता दें कि बांग्लादेश से कपड़ा निर्यात करने वाली कंपनियों के लिए भारत एक बड़ा ट्रांजिट रूट था, जिससे लागत और समय दोनों की बचत होती थी। लेकिन हाल ही में भारत के द्वारा ट्रांसशिपमेंट सुविधा रोक दिए जाने के बाद बांग्लादेश को अब केवल अपने बंदरगाहों, चटगांव और मोंगला पर निर्भर रहना होगा। ये पोर्ट पहले से ही भीड़ और सीमित क्षमताओं से जूझ रहे हैं। इसके चलते अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों तक माल पहुंचाना अब बांग्लादेश के लिए महंगा और समय साध हो जाएगा। अनुमान है कि भारत की तुलना में बांग्लादेश को अब 3 गुना अधिक लागत उठानी पड़ेगी। अब आखिर में सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश के निर्यातकों के लिए अब क्या विकल्प बचते हैं और ये बढ़ी हुई लागतों से कैसे निपटेंगे। ये थी आज की 3 बड़ी खबरें। आप किस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।